session. I would like to express my heartfelt gratitude to our mentors who have always been guiding us for the sustenance of this series. Respected Padma Bhushan by the Sri Devendra Tribhunaji, President Governing Body Member RAB. Respected by the Sri Rajesh Kotecha Sir, Secretary Ministry of Ayush, and respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAB. Now let us begin with the Dhanvantri Vandana. Namami Dhanvantarimadhidevam Surasuraivanditapadapadmam Loke Jararubhayamrityunasham Dataramisham Vividhaushadhina. Now, I would like to introduce today's expert, Dantavaidya Jaisukh Makhwana sir, who is going to demonstrate live and discuss the tooth extraction by Jalandhar Bant Yoga method. Sir has used this theory and done more than 3 lakh teeth extractions and has been practicing. He is the first person to establish Ayurveda Dental Clinic at Rajkot in 1996, and since then practicing successfully in this field. He had completed his BMS in 1986 from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, then was working as a faculty, post which his dentistry journey started when he joined Dantavidya Visharad post-graduation certificate course at Rajkot, which is a full-time course run by the Gujarat Ayurveda University. He has achieved various other milestones in his life. He was now nominated council member in GVAU from 2017 to 2023, founder of Divine Charitable Trust for Health and Education at Rajkot, ex-state secretary of Arogya Bharati Gujarat, and also of All India Executive Committee of ABVP, and vice president of Bharat Tibet Sangh Gujarat. He has been the CRAB Guru associated with Rashtra Ayurveda Vidyapeeth since 2011. With these few words, I humbly invite Sir to begin today's session. I welcome you, sir. ओके। राष्ट्रीय विद्यापीठ के यह वेबिनार में उपस्थित सर्वे माननीय गुरुजनों, विद्यापीठ के अध्यक्ष पद्म भूषण माननीय देवेंद्र त्रिगुणा जी, आरएवी के डायरेक्टर माननीय डॉक्टर वंदनाबेन सिरोहा मैडम, आयुष के सेक्रेटरी पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, आयुष के सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी जी, रामकृष्ण जी, अन्य आरएवी के सभी व्यवस्थापक डॉक्टर्स एंड टेक्निकल टीम, सीआरएवी के इस वेबिनार में ज्वाइन हुए सभी छात्र, भगिनी बंधु। जैसे अभी आप सबको पता है कि ये वेबिनार में मेरा विषय है जालंधर बंद योग से बिना इंजेक्शन, बिना दवाई दंतोत्पाटन कैसे करते हैं। ये दंतोत्पाटन विधि को अवगत कराने के लिए आज मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये वेबिनार के माध्यम से आप सबको दंतोत्पाटन का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। जैसे अभी मेरे परिचय में डॉक्टर पूजा जी ने बताया कि 1996 से मैं डिवाइन डेंटल हेल्थ सेंटर करके आयुर्वेद का दंत चिकित्सालय का संचालन करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। प्योर आयुर्वेदिक डेंटल क्लिनिक के रूप में मैंने अभी लास्ट 28 साल से मेरा प्रैक्टिस है। उनके साथ साथ हर महीने करीब 10 से 12 छोटे छोटे विलेज या तो बड़े सेंटर में जाके दंत यज्ञ लगाता हूँ। पूरे राजकोट के आसपास के सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी मेरा दंत यज्ञ होता है। तो ये दंत विद्या का प्रचार प्रसार हेतु जब ये दंत यज्ञ लगाते हैं तो सभी जगह हमारी जब ये विद्या का बारे में बताते तो सबको दांत रिमूव करने का जो तरीका है वो अद्भुत लगता है
और अच्छा भी लगता है। लेकिन ये हमारी परंपरागत विद्या है। परंपरागत शब्द, ट्रेडिशनल शब्द इसलिए मैंने यूज किया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में, या तो कहीं और अपने शास्त्रों में लिखा है, या तो किसी योग शास्त्र जो भी पातंजलि योग है कि हठ योग है उसमें कहीं भी जालंधर बंध का लिखा है, आयुर्वेद दंत चिकित्सा का लिखा है, लेकिन दंतोत्पाटन के लिए जालंधर बंध का उपयोग होता है ऐसा कहीं निर्दिष्ट नहीं किया है। इसीलिए ये परंपरागत शब्द मैंने यूज किया। जैसे मेरे गुरु थे परम पूज्य लाभ शंकर शुक्ल जी, और उनके भी गुरु थे ज्ञानानंद भारती जी करके जो संत थे, वो हिमालय में निवासी थे, और जब गुजरात भ्रमण में आए थे तो गुजरात में वो करीब 1-2 साल रहे होंगे भ्रमण करते करते। तो उस समय मेरे गुरु ने, लाभ शंकर जी ने, उनके पास से ये विद्या सीखी। मेरे लाभ शंकर जी के अलावा भी 2-4 ऐसे शिष्य उनके बने जिन्होंने पूरे लाइफ लॉन्ग अपनी दंत चिकित्सा में, दंतोत्पाटन के लिए पूरे भारत में सेवा दी है। ऐसे काफी पुराने दंत वैद्य भी थे। लेकिन लाभ शंकर जी शुक्ल जी ने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का संपर्क करके, और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने उनको, जैसे किसी भी विद्या को राज्याश्रय मिलता है उसी तरह उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला। और 1993 में श्री जलाराम बापा आयुर्वेद डेंटल कॉलेज करके राजकोट रतनपुर में, राजकोट सिटी के पास एक छोटा गांव है, उसमें हमारे गुरु ने ये डेंटल कॉलेज की स्थापना की। उनके पहले गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में वो खुद डेंटल ओपीडी लेते थे, और इसके कारण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सबको पता था कि ये विद्या अच्छी है और परंपरागत होते हुए भी इसको आयुर्वेद में समाविष्ट करना चाहिए। और उस समय के जो भी अधिकारी होंगे उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएमएस के बाद 1 साल का दंत विद्या विशारद करके कोर्स का आरंभ किया। पूर्णावधि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स था। अभी तक मेरे जैसे 85 स्टूडेंट है, उनमें से जो पास आउट है और सब आयुर्वेद डेंटल प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने भी वो 94 में, मतलब 93 94 की फर्स्ट बैच थी, 94 95 की सेकंड बैच थी, तो मैंने सेकंड बैच से अपना ये दंत विद्या का कोर्स किया। और गुरु के साथ 6 बार मैंने भ्रमण भी किया अलग अलग कैंप में। और उनके बाद उनसे दीक्षा लेके मैंने अपना दंत यज्ञ और डेंटल प्रैक्टिस दोनों शुरू किया। तो 1996 से मैं अभी ये दंत चिकित्सालय चलाता हूँ। और ये दंत चिकित्सालय के अलावा प्रतिमास जो 10 से 12 कैंप लगाता हूँ, उनमें मैंने करीब अब तक 4000 कैंप लगाए होंगे, और उसमें 3 लाख से ज्यादा दांत इस पद्धति से निकाला है। तो जैसे बोलते हैं कि परंपरागत विद्या है, लेकिन सामने ही निकालते हैं मरीज और उसके सगे वाले जो भी ऑडियंस होते हैं उनके सामने हम दिखाते हैं, तो इसके कारण ये प्रत्यक्ष होता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है, तो प्रैक्टिकल के कारण उसके कोई भी कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ होते हुए भी ये विद्या एक विद्या के रूप में अभी प्रमाणित हो गई है। और इसका कॉलेज भी पूरे 10 साल 12 साल तक चला। और उसके बाद 2011 से वो कॉलेज ऐसे बंद हो गई हमारे गुरु जी का देहावसान के बाद। लेकिन उसके बाद सीआरएवी ने, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने, ये कोर्स शुरू करने के लिए मेरी और मेरे गुरु दोनों की नियुक्ति की थी। और सीआरएवी में दंत चिकित्सा का ये जालंधर बंध की जो अपनी धरोहर है वो चालू रहे, इसलिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने ये कोर्स का आरंभ किया, और अभी तक वो चल रहा है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का पूरे दंत वेद की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसा ये उन्होंने निर्णय लिया कि दंत चिकित्सा को भी सीआरएवी के कोर्स में समाविष्ट किया। जालंधर बंध शब्द जो आता है वो योग शास्त्र में जो त्रिबंध है, हठ योग में त्रिबंध बताए हैं, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो त्रिबंध पैकी ना एक बंध है। मैं काफी योगी को मिला हूँ,
ऋषिकेश में गया दंत यज्ञ लगाने के लिए, तो योगाचार्यों को, योगियों को, काफी लोगों को मिला। उन्होंने भी बताया कि जालंधर बंद ऐसे लगता है ये सब कुछ है, लेकिन दंतोत्पाटन करना वो मुश्किल काम है। तो वो आप करते हैं तो योग का एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि योग से ऐसा काम हो सकता है। तो जालंधर बंद में जो 3-4 श्लोक मुख्य है उनका आधार लेके, हम खुद योगी नहीं है लेकिन हम उस योग शास्त्र में जो लिखा है वही प्रक्रिया मरीज के ऊपर करते हैं। तो 3-4 श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है हठ योग में, कंठ संकोच हृदय स्थापे चिबुकम दृढ़, कंठ संकोच हृदय स्थापे चिबुकम दृढ़, बंदो जालंधरो क्यों जरा मृत्यु विनाशकम। अर्थात कंठ को संकोच करके चिबुक को जो है उसको हृदय की तरफ दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं, उस योग को जालंधर बंद कहते हैं। और वो जरा मृत्यु विनाशक है, मतलब काफी कष्ट दूर करते हैं और अपना वृद्धावस्था भी नहीं आने देते, ऐसा उस श्लोक में वर्णन है। तो जो कंठ संकोच वाली प्रक्रिया है वो हम अभी मरीज के ऊपर करेंगे, और मरीज को वही, मतलब हम योगी नहीं है लेकिन योग की जो प्रक्रिया है मरीज के ऊपर लगेगी। दूसरा एक श्लोक है उनके लिए, बधनाति ही शिरा जालम अधोगामी नभो जलम, बधनाति ही शिरा जालम अधोगामी नभो जलम, ततो जालंधरो बंधो कंठो दुखोत्नाश। शिरा रूपी जो जाल है, नर्वस सिस्टम है, आरटी है, वेन है, वो जो जाती है उसको बंधन करते हैं, उसको जालंधर बंद बोलते हैं। और ये जालंधर बंद कंठ के ऊपर के रोग, मतलब जैसे मूलबंद, उड्डयन बंद, वो दोनों अलग अलग शरीर के हिस्से का 3 हिस्सा कर दिया है, तो क्लेविकल बोन्स के ऊपर के जो भी व्याधि है उनके लिए जालंधर बंद का उपयोग होता है ऐसा। और जालंधर बंद का इसके कारण हम अगर नर्व गले के कोई भी व्याधि है, आंख के व्याधि है, सिर दर्द है, नाक का कोई भी प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, तो भी इनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कंठ के ऊपर की सभी रोगों में जालंधर बंद फायदा करता है ऐसा। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है तो उसमें भी ये फायदा करेगा ऐसा। ऐसा तो वैसे योगाचार्य भी बोलते हैं कि थायराइड के लिए जालंधर बंद अगर आप करते हैं तो थायराइड कम होता है। तो उसी तरह ये शून्य करने के लिए, दुख को नाश करने के लिए जालंधर बंद का उपयोग किया। तीसरा एक श्लोक है, जालंधरे कृते बंदे कंठ संकोच लक्षण, ना पीयूषम पतति यज्ञ न च वायु प्रकोप्यति। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे ना पीयूषम पतति यज्ञ न च वायु प्रकोप्यति। अर्थात जालंधर बंद ऐसा है कि जिसमें पीयूषम पतत यज्ञ, कफ, पित्त और वायु तीनों का प्रकोप रोकता है। ये कंठ संकोच वाला जो लक्षण वाला बंद है उनको जालंधर कहते हैं। और एक और श्लोक भी है, कंठ संकोच लक्षण द्वे नाड़ियों स्तंभे दृढ़, कंठ संकोच लक्षण द्वे नाड़ियों स्तंभे दृढ़। अर्थात ईडा और पिंगला नाड़ी जो अपने, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सभी बंद करने से, स्तंभ करने से, दृढ़ता पूर्वक स्तंभ करने से, और कंठ को संकोच दृढ़ता पूर्वक करने से बंद लगता है। और मध्य चक्र विदम नियम षोड़शाधारम बंधना, मतलब ये सब चक्र वगैरह पूरा योग में डिटेल में हठ योग में वर्णन किया है। उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जालंधर बंद लगाने से आपको कंठ के ऊपर का कोई भी रोग है उनके लिए काम आता है। और परंपरागत विधि से हमारे गुरु ने और उनके गुरु ने लाइव करके, मतलब पूरा टेक्निकली उसका उपयोग किया पेशेंट के ऊपर, और मरीज को ये पूरा जालंधर बंद लगा के दंतोत्पाटन का उन्होंने प्रयोग किया, और दंतोत्पाटन में सक्सेसफुली उन्होंने काम किया है। और अभी भी ये हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जमाने में लोग दंतोत्पाटन इसी तरीके से करते हैं और दूसरे जमाने में नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो सब लोग जालंधर बंद का जो है, अभी मैं उसका मेरे क्लिनिक में मैंने एक मरीज को बताया, बुलाया है, उनका मैं दांत निकालूंगा। उसके बाद फिर से हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब उसको देखेंगे, और उसके लिए मैं अभी मरीज को बुलाता हूँ। मरीज के पहले मैं एक जालंधर बंद कैसे लगता है उसका एक दूसरे जो पेशेंट नहीं है उनके ऊपर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा।
फिर उनके ऊपर तुरंत जालंधर बंद दूसरा मरीज है उनके ऊपर लगाऊंगा और दांत उखाड़ूंगा। तो आप सब, मुझे लगता है कि आप देखिए तो वो लाइव आपको देखने को मिलेगा। बाद में इसके बारे में हम थोड़ी और ज्यादा चर्चा भी करेंगे और चर्चा के बाद हमारा सेशन होगा। पेशेंट को बोला है पेशेंट में बोला पाछड़ आओ पाछड़ चलो ठीक है। देख रहे हैं? मम्मी ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो इसको दांत निकालना ही नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कैसे जालंधर बंद लगाते हैं। तो ये पटले के ऊपर उसको बिठाया है और बाद में उनको हम बोलेंगे कि आप दोनों हाथ अपने ये पकड़ के देखिए। ये दोनों पकड़ते हैं इसलिए वो इडा पिंगला नाड़ी बंद होती है और मैं पीछे से थोड़ा पाछड़ा मैं पीछे से उनको अपना सुषुम्ना जो होती है स्पाइनल कोड उनके ऊपर प्रेशर दूंगा तो पीछे से उनको भी वो प्रेशर आएगा। तो यहाँ जो है वो ब्रह्मरंध्र के ऊपर प्रेशर आता है और ये शिरोधुनन करवा के ये जालंधर बंद लगाते हैं। और ये जो कंठ को संकोच करना है तो ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड के जो पांचवी नाड़ी आती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स आती है, तो उनके ऊपर मैं प्रेशर देता हूँ। और शिरोधुनन करवाने के लिए कंठ संकोच लक्षण है, कंठ को संकोच करके हृदय को स्थापित करता हूँ। इसी तरह ये स्थापित होने के बाद ये आप पोजीशन देख सकते हैं कि कैसे स्थापित किया है। ये मैंने जो फोर्सेप लिया है दांत निकालने का वो फोर्सेप ऐसे पकड़ा है और ये प्रेशर दिया है और शिरोधुनन करवाता हूँ। बाद में जो मरीज है उनके ऊपर भी दांत निकालूंगा। बोलो, इस तरह ये दांत निकलता है। अभी मरीज के ऊपर भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आइए बेसिक दादा બોલો ઠીવાડી બેસી વહાં બધા નતા બેસાડતા આપી પાછળ આવો થોડું બસ બરાબર છે। अभी ये मरीज का डायग्नोसिस मैंने पहले से किया हुआ है। स्पीक लाओ स्पीक मिरट विजन लाओ। उनका जो दांत निकालना है खोलो तो मुझे। ये दांत है वो उनको 32 बनाना है इसलिए निकालना है। बिल्कुल फर्म है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं ना, वैसा फर्म दांत है। लेकिन वो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि उसको इसलिए निकालना है कि इसको बाद में 32 बनाना है, डेंचर बनाना है इसलिए। बराबर। अब एक गोठखंड पकड़ी रखते दादा बरोबर मोटू बंद રાખો હું કહું ને ત્યારે ખોલજો। अभी जैसे अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था उसी तरह इनका भी शिरोधुनन करवाऊंगा और ब्रह्मरंध्र पे प्रेशर लगा के फिर दांत निकालने का प्रक्रिया कर रहा हूँ आपसे। કાઢી લઉં ને એટલે દવા આપશે ને એનો કોગળો કરવા જાઉં। ये निकल गया है दांत पूरा और मोटू बंद कर। तकलीफ पड़ी नहीं ना। अब बाद में उसको हम एक आयुर्वेदिक दवाई का खुला करने के लिए भेज रहे हैं। ये आप दवा ले लो મોઢામાં ભરી ના એ ગેંડી છે ને ત્યાં કોગળા કરી નાખો મોઢા ભરી દે મોઢામાં બસ ઉભા થઈ। तो ये सब इतना आसान तरीका है, इसको इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है।
खुला करने के बाद उसको ब्लड भी नहीं आता है। और इसी तरह से दांत उखाड़ने का एक हमारा जो प्रक्रिया डेमोन्स्ट्रेशन था वो आप सबने देखा। ड्रेसिंग कर दी बेसा हमको अभी ये दवाई है जो त्रिफलादी कषाय है उनका ड्रेसिंग दे रहे हैं। ड्रेसिंग दिखाओ ड्रेसिंग। काटो तो रू काटे देखो उसका दांत निकलने के बाद दिखाओ कोई भी ब्लड भी नहीं है कुछ भी नहीं। कहीं तकलीफ न पड़ी दादा कहीं दुख तो नहीं ना। वो बोल रहे हैं कि कुछ दर्द भी नहीं है और कुछ तकलीफ भी नहीं। अच्छा बोलिए चलो आपका मतलब होगा। तो इस तरह से जो दांत निकालने का तरीका आप सबने देखा। अब इसके बारे में जो आप पूरी प्रक्रिया है उनके बारे में ज्यादातर लोगों को जो भी प्रश्न होते हैं कि कैसे ये हुआ कैसे हो गया तुरंत दांत निकाला उसको कुछ पता नहीं चला। दूसरा और भी प्रश्न होता है डॉक्टर होता है तो और प्रश्न पूछते हैं और सामान्य जन होते हैं तो और प्रश्न पूछते हैं। तो वो प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तो अपने आप सबको जालंधर बंद के बारे में थोड़ा डीप में जो भी नॉलेज है वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला एक प्रश्न होता है कि जालंधर बंद से सब लोग मुझे पूछते हैं कि हिलते ही दांत निकलते हैं कि मजबूत दांत भी निकाल सकते हैं। तो आप सबने देखा अभी वो मजबूत दांत था लेकिन निकालने लायक दांत है वो निकाल सकते। निकालने की जिसकी जरूरत है उसको बत्ती से बनाना था इसीलिए दांत निकालना था वैसे कुछ सड़न नहीं था कुछ नहीं। और फॉर्म था जो मेरे यहाँ लंदन से स्टूडेंट आए थे तो उन्होंने ये पूरा थीसिस बनाया है। लंदन से आए थे बीडीएस डॉक्टर। तो उन्होंने कहा था कि भाई बीडीएस डॉक्टरों का जो पैमाना होता है पैरामीटर होता है दांत कैसा है और कैसे निकलता है उसके बारे में। तो बोले मोबिलिटी होती है 0 डिग्री होती है 1 डिग्री होती है कभी कभी 2 डिग्री होती है 3 डिग्री बहुत ज्यादा हिलता है। तो एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि ज्यादा हिलता है वो दांत तो जैसे दिखता है कि भाई दर्द नहीं करेगा लेकिन उसके इन्फेक्शन होने के कारण या तो हिलता दांत है और साथ में मसूड़े में भी पेन हो सकता है इसलिए उनको तो ज्यादा पेन हो सकता है। और फर्म दांत होता है वो ऐसा नहीं कि पेन करेगा ही करेगा। तो इसलिए वो मोबिलिटी वाले दांत निकालना कि नहीं निकालना ऐसी कोई बात नहीं है। जालंधर बंद से 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक जितनी भी मोबिलिटी है वो सब दांत मैंने निकाला है मेरे गुरु ने भी निकाला है। और जालंधर बंद से ऐसे दांत आसानी से निकलते हैं। लेकिन जो दांत रूट हो गए मतलब टूट गए और पकड़ में नहीं आ सकते वो दांत जालंधर बंद से निकालना मुश्किल होता है। और जो दांत विजडम टूथ है पीछे वाला दांत है और टेढ़ा मेढ़ा है और इरप्ट नहीं हुआ है उस समय दांत वो निकालना वैसे भी मुश्किल होता है। तो दो के अलावा मतलब करीब करीब 60% दांत ऐसे होते हैं कि जालंधर बंद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम गांव गांव जाते हैं तो
कुल मिला के जब जब जाते कि किसी किसी केप में 100, किसी में 50-25 ऐसे दांत निकलते। तो वो आसान तरीका है और सबको सबके सामने काम होता है और बिल्कुल बिना इंजेक्शन बिना दवाई जैसा काम होता है। जैसे मैंने अभी प्रीमोलर निकाला, लेकिन ज्यादातर बच्चे जैसे बोलते हैं मोलर निकल सकती है कि नहीं, मोलर भी इसी तरह निकलती है और प्रीमोलर भी इसी तरह निकलती है। इंसिजर दांत होता है, आगे का दांत होता है, वो भी इसी तरह निकलते हैं। मतलब कोई भी दांत आसानी से ज्यादातर बन से निकाल सकते हैं। और अक्कल दांत का जैसे मैंने बताया कि वो निकालना है तो बीडीएस डॉक्टर को भी इंजेक्शन देकर निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो ओरल सर्जन के पास भेजते हैं और ओरल सर्जन निकालते हैं। फिर भी अगर एजेड पेशेंट है, जैसे अभी पेशेंट आया था, ऐसे अगर पेशेंट होगा और अक्कल दांत होगी और अगर मजबूत भी होगी तो भी वो अगर फंसी हुई नहीं होती है तो निकाल सकते हैं, ज्यादा दर्बन से भी निकाल सकते हो। ऐसी कभी काफी पेशेंट का मैंने निकाला भी है। दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि बच्चों के दांत निकाल सकते हैं। तो बच्चों को वैसे दांत निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या है कि मिल्की टीथ रह जाते हैं और ओरिजिनल परमानेंट टीथ आ जाता है, तो उस समय बच्चों का दांत निकालना जरूरी होता है। तो वो तो आसानी से निकलता है और बच्चों को तो वैसे भी इंजेक्शन का फोबिया रहता है, इंजेक्शन से डरते हैं, तो वो उनको तो ज्यादातर बल से लगाना और अच्छा हो जाए। अब एक प्रश्न सब मुझे पूछते हैं कि जालंधर बंद में ऐसी क्या प्रक्रिया होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है कि इनके कारण ये दर्द बंद हो जाए। वैसे हमारे जो स्टूडेंट सब, हेलो, सुनाई दे रहा है? हमारे जो 85 पेशेंट स्टूडेंट थे उनमें सबने काफी ने उनके ऊपर थीसिस भी बनाया है कि जालंधर बंद में न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल क्या प्रक्रिया होती है, और उसका रिसर्च पेपर भी उन्होंने सबने काफी लोगों ने दिया है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कंठ संकोच हृदय वाली जो मैंने श्लोक बताया उसके मुताबिक, मैंने अभी जो बताया आपको, ईडा और पिंगला नाड़ी में प्रेशर आता है और पीछे से हम सुषुम्ना नाड़ी को प्रेशर करते हैं, स्पाइनल कोड को प्रेशर करते हैं। साथ में स्पाइनल कोड के साथ साथ बाद में शिरोधुनन करवाते हैं। तो शिरोधुनन जब करवाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जालंधर बंद लगाने के बाद ये शिरोधुनन वाली प्रक्रिया के कारण जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स रहती है ब्रेन में, उसमें तरंग उत्पन्न होते हैं और उसके कारण थोड़ी देर के लिए आपको शब्द शून्य जैसा लगता है, पर मालूम नहीं पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, वो जैसे एनेस्थेसिया की असर हो गई ऐसा लगता है। तो ये परंपरागत रीति से जब विद्या आई तब शायद किसी को ऐसा डिटेल में पता नहीं होगा कि क्या प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जालंधर बंद लगाने के बाद, अभी माना जाता है, मतलब प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल आपने सबने देखा कि ये दर्द नहीं हुआ है किसी मरीज को। अभी तक मैंने इतने लाखों दांत निकाले, लेकिन निकालने के बाद कोई मरीज ऐसे नहीं है कि जिन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सर बहुत बाद में दर्द होने लगा है। तो लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत मुझे लगती है कि करना चाहिए, और जो भी ये शालक्य के जो डॉक्टर है उनको, या तो पीएचडी करते हैं, एमडी करते हैं, उनको इसमें थोड़ा डीप में रिसर्च करने की जरूरत भी है। अभी एक प्रश्न करते हैं कि अगर डायबिटीज है तो क्या करना है, इस मरीज का दांत निकलेगा कि नहीं। शुगर की बीमारी है तो उनके दांत निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे शुगर का दांत, शुगर वाले मरीज का दांत निकालने में वैसे भी कोई मुश्किल ही नहीं है, लेकिन उनके बाद उनको हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनको थोड़ी और दवाई देना पड़ेगा। ऐसा ध्यान में रख के दांत निकालना चाहिए और निकालते भी हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये भी करते हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज का दांत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो ब्लड प्रेशर वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले खास करके जो मरीज है, उनको अगर डेंटिस्ट लोकल एनेस्थेसिया देते हैं तो उसमें जाइलोकिन के साथ साथ एड्रीनालिन आता है। तो एड्रीनालिन से बीपी और बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जालंधर बंद लगाने से ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, तो हमको तो निकालने में आसानी रहती है, बीपी बढ़ता नहीं, कुछ नहीं होता है। तो
ऐसे मरीज को तो और आसान है कि ब्लड प्रेशर अगर है तो भी दांत निकालना कोई जालंधर बंद में कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे भी मरीज होते हैं कि जिसको जाइलोकिन इंजेक्शन की एलर्जी होती है, तो वो तो हमारे पास ही आते हैं। अभी एक पेशेंट गोंडल कैंप था, वहां आया था, तो 6 साल से उनका हिलता हुआ 3-4 दांत था। वो निकालने के लिए काफी डेंटिस्ट को मिला, लेकिन उनको जाइलोकिन की एलर्जी थी, इसलिए किसी ने नहीं निकाल दिया। तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई आयुर्वेदिक डेंटिस्ट ऐसे आते हैं कि जो बिना इंजेक्शन निकालते हैं, और उनको मैंने एक ही सिटिंग में दांत सब निकाल दिए। तो जाइलोकिन एलर्जी वाले के लिए तो ये वरदान समान होता है, और ये दांत निकालने का आसान तरीका का आप उपयोग कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने पटले के ऊपर मरीज को बिठाया, वो क्या राज है उसमें, मतलब पटले पे बिठाने से क्या फायदा होता है? डेंटल चेयर पास में ही पड़ी थी, फिर भी मैंने नीचे बिठा के जालंधर बंद लगाया, क्या कारण है? तो मेरे हिसाब से मैंने जो अभी पटले का यूज किया, जो वुडन स्टूल था, वो एक थोड़ा टेक्निकली हमको अच्छी तरह से योग लगाने के लिए वो साधन के रूप में उपयोग करते हैं। वो 9 इंच जितना ऊंचा होना चाहिए, और आराम से मरीज पलथी मार के स्वस्तिकासन में या सुखासन में बैठ सके, ऐसा वो पटला या बाजोट, जिसको वुडन स्टूल बोलते हैं, वो होना चाहिए। और उसमें पद्मासन में बिठाने के लिए ग्रंथ वेद को पीछे से खड़ा रह के सुषुम्ना में जो हमको स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेशर करना है अपने नी जॉइंट से, तो उस समय वो 9 इंच उतना ऊंचा होने के कारण वो अपना पाँव है बराबर रहता है और ग्रिप बराबर आती है। तो वैसे पटले पे बिठाने से दांत निकालना आसान है, इसलिए मैंने ये मरीज को हम या जालंधर में पटले में बिना बिठाना जरूरी हो जाता। चेयर पे बिठा के, मतलब सामान्य चेयर पे या तो डेंटल चेयर पे अगर बिठा के आप जालंधर बंद लगाएंगे तो थोड़ा आसानी से नहीं निकलेगा दांत। फिर भी अगर कोई मरीज बैठ नहीं सकता है तो अभी एक्सपीरियंस के बाद आप थोड़े बहुत दांत ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन पटले में पटले में बिठाने से जालंधर बंद बराबर लगता है और ग्रिप बराबर आती है, और अपने मुंह मुख गुहा में जो देखने का जो अपर लोअर कोई भी दांत निकालना है तो देखने के लिए जो होता है वो भी बराबर, जो दांत निकालना है वही निकलेगा। एक आपने देखा कि मैंने एक रेड क्लॉथ मरीज के ऊपर लगाया, तो वो क्या कारण है? वो सब वो मुझे पूछते हैं कि ये आप क्यों लगाते हैं ऐसा गमछा, जिसको यहाँ सामान्यतः साधु संत यूज करते हैं, ऐसा गमछा होता है, तो रेड क्लॉथ लगाता हूँ। वैसे तो कोई इसमें खास वजह नहीं है, लेकिन सिर के ऊपर कोई भी टॉवेल, कपड़ा, नेपकिन लगाने से आपका जो सिरोधुनन प्रक्रिया है उसमें ग्रिप बराबर आती है। तो इनके कारण मैं ये लगाता हूँ। और मैंने अभी एक ट्रेडिशन बना दिया कि मैं रेड क्लॉथ ही लगाऊंगा, तो उसके कारण सब लोग मैं दांत निकालता हूँ तब यही कपड़ा यूज करता हूँ, तो सबको लगता है कि ये मैं गुरु ने मंत्र दिया होगा, कुछ न कुछ इसमें है, ऐसा सब मानते हैं। रिलीजियस टच भी होता है, और थोड़ा साइकोलॉजी है कि भाई आपका पेन थ्रेशोल्ड है, आप पूरे जब काम करते हैं तो पूरे सबके लोग के सामने काम करते हैं, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा उसको मजा आता है कि भाई आसानी से निकल जाएगा, ऐसा गारंटी रहती है उसके मन में। तो इसीलिए मैं ये रेड क्लॉथ लगाता हूँ, इसमें कोई खास राज नहीं। अभी ये मैंने फोर्सेप यूज किया दांत निकालने के लिए। वो जब डेंटिस्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि जालंधर बंद लगाने के बाद कौन सा फोर्सेप आपको यूज करना चाहिए, तो वो सब बताते हैं। वैसे तो डेंटिस्ट है, तो उनको तो सभी दांतों के लिए 32 टीथ है, तो उनके लिए ज्यादातर अलग अलग फोर्सेप चाहिए। अपर के अलग है, लोअर के अलग है। जैसे कि अपर इंसाइजर है, लोअर इंसाइजर है, लोअर आगे लोअर का मोलर का अलग है, विजडम का अलग है। लेकिन हम सिर्फ 3 प्रकार के फोर्सेप, 3 फोर्सेप अगर होता है तो हम कोई भी दांत निकाल सकते हैं। हमारे अपर के लोअर के कोई भी दांत निकालना है तो आगे के 1 2 3 1 2 3 मतलब इंसाइजर सब एक केनाई तक, तो सभी दांतों के निकालने के लिए हम अपर इंसाइजर फोर्सेप का उपयोग करते हैं। और एक यूनिवर्सल फोर्सेप आता है, जो ये ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल फोर्सेप
जो मोलर कोई भी निकालना है तो उनसे हम निकाल लेते हैं, मतलब 6, 7, 8 तक ये काम आता है। वैसे ये बीडीएस डॉक्टर के लिए अपर मोलर फोर्सेप है। ये इंसाइजर फोर्सेप है जो एक ही फोर्सेप से हम 6 आगे का और प्रीमोलर भी इससे निकाल लेते हैं। और मतलब ये 2 फोर्सेप हुए और एक फोर्सेप ये जो है वो रूट फोर्सेप है। अगर किसी का रूट पकड़ में आ सकता है तो हम वो भी निकालते हैं। तो वो अपर है, लोअर है, कोई भी है, लेकिन फोर्सेप तो हमको ये 3 टाइप के, एक अपर इंसाइजर, अपर मोलर, यूनिवर्सल मोलर और एक रूट फोर्सेप, 3 फोर्सेप चाहिए। और ये डायग्नोस्टिक के लिए मिरर ट्विजर और ये 3 चीजें आती है वो उपयोग करते हैं। और कैंप में डायग्नोसिस के लिए ऐसी वुडन स्टिक यूज करते हैं डिस्पोजेबल। कोरोना के बाद थोड़ा ये इन्फेक्शन का सवाल होता है, तो इसी तरह दांत निकालने के लिए कोई ऐसा बड़ा साधन सामग्री इतना भी हमको चाहिए नहीं, और आराम से हम दांत, सभी प्रकार के दांत 3 फोर्सेप से निकाल लेते हैं। अभी एक प्रश्न और भी करते हैं लोग कि ब्लड थिनर दवाई चालू है, जिसको हार्ट अटैक आया है, ये तो कोलेस्ट्रॉल है और एस्पिरिन चालू है, इकोस्पिरिन चालू है, ऐसी कोई भी ब्लड थिनर अगर दवाई चालू है तो वो ब्लड थिनर वाले चालू जिनको है उनको ब्लड थिनर दवाई स्टॉक करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो जालंधर बंद में भी दांत निकालने के बाद अगर थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है तो वो बंद नहीं होगा, इसीलिए ब्लड थिनर दवाई को हम बंद करवा के ही निकालेंगे, दांत निकालेंगे। इसलिए उसको डायग्नोसिस करने से पहले वो पूछ लेंगे कि आपको साउंड नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है। सर वो आपका भी म्यूट हुआ है सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रहा है? अनम्यूट। जी सर। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो उनका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शिरोधुनन करवाएंगे तो वो उसका जो गर्दन की हड्डी है उसमें दर्द होने लगेगा, तो जालंधर बंद नहीं लगेगा। तो ऐसे मरीज का हमको दांत नहीं निकालना चाहिए। अभी एक प्रश्न और भी करते हैं लोग कि ये दांत निकालने के बाद सब लोग पथ्या पथ्य बोलते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दांत निकालने मतलब भूखे पेट आना चाहिए कि खाना खा के बाद बाद में आना चाहिए, ऐसा भी पूछते हैं। तो वैसे जालंधर बंद लगाने के लिए ऐसी कोई चिंता नहीं होती है। फिर भी अगर खाना खा के आते हैं मरीज, थोड़ा बहुत नाश्ता करके आते हैं, तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद 1-2 घंटे तक वो कुछ खा नहीं सकते, दांत निकाला है तो उसको खाने में मुश्किल होती है। तो 1-2 घंटे के लिए वो भूखा अगर होगा तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो अ, खाना खा के आए तो अच्छा रहता है। बाकी वैसे कोई इसमें परहेजी की बात नहीं होती, चिंता की बात नहीं। अब मैंने एक दांत निकाला, लेकिन एक प्रश्न ये भी होता है एक साथ कितने दांत निकाल सकते? तो मैं ये बता दूं कि मेरा दांत निकालने का जो रिकॉर्ड है वो 21 टीथ का है। मैंने एक साथ 21 टीथ निकाले। और मेरे गुरु का तो और ज्यादा रिकॉर्ड है, उनसे भी ज्यादा उन्होंने दांत एक साथ निकाले, एक ही मरीज का एक ही सिटिंग में दांत निकाले। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई क्योंकि जालंधर बंद में जैसे इंजेक्शन देके किसी को दांत निकालना है तो उनको राइट में अगर इंजेक्शन दिया तो राइट का ही दांत निकाल सकेंगे, लेफ्ट में इंजेक्शन एक साथ नहीं दे सकते, या तो अपर में दिया तो लोअर में नहीं दे सकते। तो इसी तरह उसमें तो बीडीएस डॉक्टर को मुश्किल होता है, लेकिन हम तो एक यहाँ का एक यहाँ का एक उधर किधर का भी निकाल सकते हैं एक साथ। मेरे को हमको इंजेक्शन देने की, हमारा जो प्रोसेस होता है जनरल एनेस्थेसिया होता है, सब जगह पूरा मुख गुहा है वो सुन्न हो जाती है। तो इसीलिए मेरा रिकॉर्ड 21 का है, लेकिन 4, 5, 6, 8 दांत तो काफी मरीज का निकाला है। तो कितने भी दांत इससे निकालो, मरीज का सत्व देख के, अवर सत्व है प्रवर सत्व है ऐसा है उनको देख के आपको निकालना पड़ेगा। मरीज कितना तैयार है उनके हिसाब से आपको ये एक्शन लेना पड़ता है। तो इसी तरह कितने भी दांत इससे निकल सकता है वो तो प्रैक्टिकली प्रूव वस्तु है। अभी मैंने
दांत निकालने के बाद एक दवाई दिया जिसका कुल्ला करवाया, गार्गल करवाया मरीज को। तो ये योग पूरा होने के बाद आयुर्वेद शुरू हुआ। मतलब पहले हमने कोई दवाई नहीं दिया, जालंधर बंद योग लगाया, दांत निकाल दिया, तब तक कुछ आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई भी दवाई नहीं था। तो बाद में हमने आयुर्वेदिक दवाई दिया, क्योंकि उस समय जो गुरुजन थे, जो संत थे, वो भी ऐसे आयुर्वेद की पुड़िया रखते थे और उसको घोल बना के वो रेड रेड कलर की दवाई बना के देते थे। वो दवाई का कंटेंट उसको पता नहीं होता था, मतलब वो सबको बताते नहीं थे। लेकिन ये दवाई है रक्त स्तंभक योग है, जिनमें गैरिक है मेन, और बाद में उसमें फिटकरी है, त्रिफला है, माजूफल और लोथर, इतने पाउडर है। और ये पाउडर मिक्स करके ठंडे पानी में घोल करके हम उसमें गार्गल करवाते, कुल्ला करवाते। और ये कुल्ला करने से ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाता है, जितना भी थोड़ा बहुत है वो निकल जाता है। और बाद में जो माजूफल और त्रिफला वगैरह, त्रिफला आप सबको पता है कि एंटीसेप्टिक है, तो वो सब पूरा हीलिंग की प्रोसेस में भी जो गम्स है उसको संकोच हो जाता है, इसके कारण हीलिंग भी जल्दी होता है। तो ये बहुत अच्छा रक्त स्तंभक योग रेड पाउडर जो बनाया है, वो ऐसा हम बना के ही रखते हैं। और ये पूरा पाउडर है उनको थोड़ा थोड़ा एक आधा चम्मच डाल के खोल करके देते हैं, और बाद में उसको पुड़िया बना के एक साथ में भी देते हैं, जो घर जाके भी वो कुल्ला कर सके। एक दिन उसका कुल्ला करेंगे। वैसे कुल्ला करने की एलोपैथिक डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद अगर फिर से कुल्ला करेंगे तो कोई ये दवाई से दिक्कत नहीं होती, ब्लीडिंग स्टॉप भी हो जाता है। और उसके बाद हमने जो बताया ड्रेसिंग की दवाई, तो वो त्रिफलादि कषाय है, जिसमें त्रिफला है, फिटकरी है और मैग्नीशियम सल्फेट है। तो वो तीनों का पाउडर है, उनको ठंडे पानी में मिक्स करके काली दवाई बनती है। और वो दवाई को हम कुएं में डाल के, वो बिटाडिन नहीं है, वो आयुर्वेदिक दवाई है, उनका वो ड्रेसिंग देते हैं। वो तो आधे घंटे तक रखते हैं मुंह में। कुआ के कारण प्रेशर भी आता है, वो जो इसके कारण वो उसको वैसे भी ब्लड बंद हो गया होता है। और फिर भी उनको ये हम देते हैं कि ये दवाई लगा के, ये जैसे अभी ये दवाई हमने मरीज को लगा के दिया, उसी प्रकार की ये मेडिसिन देते। अभी एक प्रश्न होता है कि अगर दर्द हुआ तो आप कौन सी दवाई देंगे आयुर्वेद में से। वैसे ज्यादातर मरीज को बाद में कोई दर्द होता नहीं, लेकिन हम एक दवाई का उपयोग करते हैं, जो ये टेबलेट है, आयुर्वेदिक टेबलेट है। जैसे महायोगराज गुगर होती है, वैसे ये रूमानिल करके टेबलेट है। ये टेबलेट हम सबको ज्यादातर देते हैं। ऐसी टाइप की कोई भी दवाई आप सब लोग दे सकते हैं, जो अगर दवाई लेने से दर्द होता है तो मिट जाता है, हीलिंग भी होता है जल्दी। तो इसी टाइप की जो भी आर्थराइटिस की जो भी दवाई आती है, वो दवाई इसमें हम उपयोग करते हैं। तो ये आयुर्वेदिक दवाई का पाउडर हुआ, आयुर्वेदिक दवा का गार्गल हुआ, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और दांत निकालने के बाद मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। और सामान्य छोटी छोटी दवाई से, मतलब थोड़ी सी दवाई से आप दांत का एक्सट्रैक्शन का जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं। तो जालंधर बंद से दांत निकालने के बाद वैसे भी वो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि अब क्या खाओ क्या नहीं खाओ, वैसा भी हम पथ्य पथ्य भी बताते हैं। तो ज्यादातर लोगों को हम बोलते हैं कि भाई सॉफ्ट खाना है। पहले तो हमारे गुरुजी कैंप लगाते थे, तो उस समय बाहर जाके सीधा वो एक सीरा बनाते हैं और सीरा बना के उनको खिलाते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता था कि ज्यादा लोग आते थे, 200 200 300 लोग आए, सुबह से आए और दोपहर तक उसका बारी आता है। तो थोड़ा शुगर कम हो गया है, थकाना हो गया है, तो चक्कर आके पड़ सकता है, गिर सकता है। इसीलिए दांत निकालने के बाद उसको सीरा खिलाने से सॉफ्ट चीजें और शुगर भी, उसको ग्लूकोज भी मिल जाता है, तो इसके कारण उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो खाने के लिए ठंडा और सॉफ्ट चीजें को ध्यान रखने को हम बोलते हैं। और साथ में आहार विहार की तरह, विहार में हम उसको बोलते हैं कि वहाँ उंगली मत लगाओ, जहाँ दांत निकाला है उंगली नहीं लगाना। और जैसे बार बार थूकते हैं तो थूकने की मना करते हैं, ऐसा थोड़ी बहुत एडवाइस देके जालंधर बंद से दांत निकालने का ये अपना प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। एक प्रश्न ये करते हैं कि ये बंद लगाया तो कितने समय तक लगता है। तो वो कोई बोलते 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा।
वैसे तो ये मरीज के सत्व के आधार पे होता है। किसी किसी मरीज को तुरंत लग जाता है और काफी देर तक रहता है, किसी किसी को मरीज को नहीं लगता है। तो वो सभी मरीज में अलग अलग हमको अनुभव हुआ है। एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र से डॉक्टर आए थे, वो तो एमडीएस थे। तो उन्होंने तो काफी मरीज का जालंधर बंद लगा के फिर वो एलिवेट करके भी दांत निकालने लगे थे। मतलब वो बोल रहे थे कि वो आपका तो बहुत ज्यादा देर वो तक उनको असर रहता है। उनका ऐसा अनुभव था। उन्होंने करीब 50 से ज्यादा मरीज को दांत निकाले थे। खसगी वाले करके डॉक्टर आए थे उन्होंने, तो उनका अनुभव ऐसा था कि बहुत अच्छा रहा, इसमें काफी देर तक इसका असर होता है। लेकिन उसका कोई अभी पैरामीटर से हमने तय नहीं है कि कितना देर लगेगा। और ये वैसे भी इंजेक्शन में से तो पैसा लगता है, तो फ्री है, फिर से लगा देंगे तो मतलब दूसरी बार लगा के भी दूसरा दांत निकाल सकते हैं उसी समय, अगर जालंधर बंद नहीं लगा है तो इसीलिए कितने समय तक रहता है वो सब प्रश्न करते हैं, लेकिन उनका आंसर है कि उसके फिक्स नहीं है कोई, लेकिन लगता है जरूर। और दूसरी बार भी लगा भी सकते हैं। एक मरीज को 3 बार 5 बार लगा सकते हैं, थोड़ी देर के बाद और लगा सकते हैं। तो दांत निकालने के लिए आप कुछ भी, उसके लिए कोई बाध्य चीजें नहीं। एक बात होती है कि अभी हमारे स्टूडेंट सब साथ में आते हैं, तो उसको लगता है कि अगर दांत निकाला है और ब्लड देख के किसी को एलर्जी होती है, उसको सिंकोप, मतलब ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं मरीज। ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो भी वो ब्लड देख के कभी कभी कोई लोग गिर जाते हैं। ऐसा आप सबका अनुभव है। और अवसत्व वाले लोग कभी कभी सिरोधूलन करने से चक्कर आने लगता है। तो अगर बेहोश हो गया है तो क्या करना? तो उसके लिए हम एक अमृत धारा करके, मतलब जिसमें थाइमोल मेंथोल कैम्फर है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है उनका, तो हम रखते हैं उनका फुआ, उसको सुंघाते हैं तो तुरंत ही खड़े हो जाता है मरीज। तो इसलिए वैसे कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई होता है तो ऐसा भी अगर बेहोश हो गया है तो उनको उस समय हम ये ऐसा दवाई देके तुरंत कर देते हैं, सुंघाने से भान में आ जाता है। अभी एक तो पूरा सब मैंने जालंधर बंद से दांत उखाड़ने का जो भी तरीका, उसका जो प्रश्न वगैरह था, वो मैं आप सबके सामने रखा, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी आपको दिखाया। अभी मेरा पूरा डेंटल क्लिनिक में 28 साल से चला रहा हूँ। तो सब वो भी पूछते हैं कि आप डेंटल प्रैक्टिस करते हैं तो दांतों के अलावा, मतलब दांत उखाड़ने के अलावा क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? तो वैसे पीडीएस और डीवीवी, मतलब दंत वैद्य और आयुर्वेदिक डेंटिस्ट और एलोपैथिक डेंटिस्ट की अगर थोड़ी सी कंपेयर करें हम, तो बीडीएस डॉक्टर वैसे आप जाओ तो क्या करते हैं ज्यादातर? कि भाई दांत का निदान करते हैं, मसूड़े का रोगों का निदान करते हैं। हम भी दांतों का और मसूड़े का रोगों का निदान करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम, जरूरी है तो उसका दांत उखाड़ते हैं। तो वो भी इंजेक्शन देके उखाड़ेंगे, हम बिना इंजेक्शन उखाड़ते। इसके अलावा अगर मसूड़े का प्रॉब्लम होता है, पायोरिया है, जिसको ब्लीडिंग गम्स है, या तो कोई इन्फेक्शन है, तो ये हमारे यहाँ जो सिताद वगैरह जो चाणक्य में जितने भी व्याधि दिए, 15 व्याधि है सुश्रुत के अनुसार गम्स के, तो उनका जो दवाई है, हम आयुर्वेदिक दवाई देते हैं उसकी जगह पे। तो आयुर्वेदिक दवा का रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो गम्स का प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेद दवाई हम काफी, मतलब यहाँ बार बार आयुर्वेद दवाई के गम्स के प्रॉब्लम के लिए आते हैं। उनके लिए हम मंजन बनाते हैं, उनके लिए हम पाउडर बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, दवाई रखते हैं और उन सबको देते हैं। अभी जैसे दूसरे होता है कि टार्टर जम गया, दंत शर्करा हमारा डिसीज है, तो टार्टर का हम क्या करते हैं? तो टार्टर के लिए अभी आधुनिक मशीन आ गया है। वो सुश्रुत में भी लिखा है उसको साफ करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, तो हम भी वो सफाई करके उसके बाद उसको आयुर्वेदिक इरिमेदादी तेल या तो जातियादी तेल या तो तेल तेल का गड्ढूस लेके हम उसको स्नेहन करवाते हैं, जिसके कारण उसको सेंसिटिविटी नहीं रहती। इसके अलावा दांत निकल गया तो उसके बाद टेक्निकल काम शुरू होता है। जो टेक्निकल काम भी हमने अपनी आयुर्वेद डेंटल कॉलेज में सीखा है, तो इसके हिसाब से हम फुल डेंचर बनाते हैं। जैसे ऐसे फुल डेंचर है तो ऐसा डेंचर बनाते हैं।
ऐसा कोई फिक्स दांत बनाते हैं। तो उसी तरह पूरा टेक्निकल काम हमारे क्लिनिक में होता है और हम पूरा टेक्निकल वर्क है वो भी अपना करते हैं। उसमें कोई दवाई का या तो किसी की कोई रोल नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन और टेक्निकल काम का रोल है। अभी एक सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है कि रूट कैनाल करते हैं कि नहीं करते हैं, जो आरसीटी जिसको बोलते हैं। कृमिदंत है हमारा शास्त्रों में जो लिखा है कि भाई, कृमिदंत में जो सुश्रुत में लिखा है कि भाई आपका अगर दांत में कृमि हुआ है, कृष्ण छिद्री चलस्रावी, तो वो अचल है, तो उनको आपको बचाना चाहिए। तो शास्त्र में भी लिखा है कि दांत अगर अचल है, मतलब स्थिर है, मजबूत है और कृमि हुआ है, तो उसको बचाना चाहिए। लेकिन वो एनेस्थेसिया देके आपको रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, उसका रूट को सफाई करवानी पड़ेगी। आयुर्वेद में भी सफाई का लिखा है। तो अभी तक तो हम रूट कैनाल वैसे नहीं करते क्योंकि एनेस्थेसिया देना पड़ता है इसलिए। लेकिन पिछले साल हमने 4-5 ऐसे मरीज थे जिनको बिना एनेस्थेसिया भी उसको अंदर से सफाई करके, धूमपान करवा के, गंडूस करवा के, कवल और गंडूस करवा के उसको प्योर आयुर्वेदिक पद्धति से अपनी जैसे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया और उसमें भी हमको सक्सेस मिला। तो ऐसे वो प्रायोगिक रूप से अभी है। मतलब आयुर्वेदिक पद्धति से अगर रूट कैनाल करना है तो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा एनेस्थेसिया का अगर बिना एनेस्थेसिया करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए फिर भी हमने काफी मरीज में इसमें स्टार्ट किया है अभी। लेकिन वो अभी प्रायोगिक रूप में, इसलिए मैं रूट कैनाल आयुर्वेदिक पद्धति से आयुर्वेद क्लिनिक में करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अभी भविष्य में ये हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह आयुर्वेद का जो भी अपना आयुर्वेद डेंटल क्लिनिक है उसमें हम जो जो काम करते हैं वो आप सबको बताया। और जालंधर बंद योग से जो दांत उखाड़ने का तरीका है वो हमने आप सबको दिखाया। और साथ में कौन सी दवाई वगैरह उपयोग करते हैं वो भी आप सबको हमने आपको बताया। अभी और भी प्रश्न सब लोग करते हैं कि भाई दंत मंजन में क्या होना चाहिए और टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए, दातुन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सब आयुर्वेद डॉक्टर भी, आप सबको पता है कि योग रत्नाकर में काफी धातुओं का वर्णन किया है। और आप सबको ये भी पता है कि मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय 6 रस में से कटु तिक्त कषाय रस का दातुन करना चाहिए, तो मसूड़े में काम, दांतों में काम आता है। और मधुर अम्ल लवण 3 रस का अगर कोई भी वनस्पति हो तो नुकसान करता है थोड़े बहुत। जैसे मधु को मधुर श्रेष्ठ ऐसा बताया है, तो ये एक आध दो को छोड़ के बाकी सब मधुर रस वाले औषधि का मंजन या दातुन या पेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। और कोई भी अगर पाउडर बनाते हैं, मंजन बनाते हैं, तो मंजन में अगर आप मधु मतलब शहद, हनी मिक्स करके अगर लगाते हैं तो वो पेस्ट बन जाता है। तो बच्चों को अगर देना है तो उसी तरह का स्वीटनर आप दे सकते हैं, बाकी सब स्वीटनर देना वो वो वैसे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। और उसके साथ साथ एक आध ऐसा मरीज भी आता है कि जिसको पूरा नस का दर्द होता है, नर्वस सिस्टम का पूरा पेन हो जाता है दांतों की वजह से, जिसको न्यूरालजिया बोलते हैं, ट्राइजेनिमल न्यूरालजिया ऐसा बोलते हैं। तो वो रोग के लिए 3 पेशेंट अभी तक मेरे पास पिछले साल आए थे। उनको हमने अणु तेल का नस्य, प्रतिमर्श नस्य करवाया 15 दिन, और वो 10 साल से पीड़ित था। और उनके बाद उनको हमने साथ में एरिमेदाइड तेल का गंडूस और ये अपनी महायोगराज गूगल की टेबलेट दिया था, सिर्फ 3 दवाई दिया था। और हम उसमें बहुत सक्सेस मिली। वो 8-10 साल से पीड़ित थे लेकिन उनको बहुत राहत मिला, और 15 दिन में उनको मतलब ये 10 साल का दर्द हुए गायब हो गए। ऐसा चमत्कारिक सब में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से लोग दवाई लेते हैं और हम अच्छी तरह से उसका पूरा नसीहत और धूमपान जो भी करवाना है वो करेंगे तो वो बिल्कुल उसका फायदा मिलता है। और इसी तरह पूरा अपना आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा का पूरा क्लिनिक और अपना व्याप बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। साथ में हम
व्यसन मुक्ति के लिए भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो व्यसन मुक्ति में आयुर्वेदिक तरीके आते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सौराष्ट्र में गुटखा का और धूम्रपान का ज्यादा चलन है। तो जिसके दांत खराब हो गए हैं, तो उनको हम कैंप में जाते हैं, वहाँ व्यसन मुक्त करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपका दांत हम फ्री में सफाई कर देंगे और बाद में आप ये पाउडर लगाओ, दांत व्हाइट हो जाएंगे। तो आप ये बीड़ी पीना है कि सिगरेट पीते हैं कि गुटखा खाते हैं वो छोड़ दो, ऐसा हम उसको बताते हैं और व्यसन मुक्ति का अभियान भी चलाते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा दंत चिकित्सालय चलता है, साथ में 10-12 दिन कैंप लगाते हैं। और आप सब वैद्यराजों को, अपने गुरुजनों को और जो भी सुन रहे हो सबको हम बताते हैं कि आप मेरे को कहीं भी बुलाओ तो मैं ये अपना डेमोस्ट्रेशन के लिए या तो दंत यज्ञ के लिए बिल्कुल आ सकता हूँ। कहीं भी आता हूँ जाता हूँ, जहाँ भी बुलाते हैं। वो मेरा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि यही दंत यज्ञ लगाना। तो इसी तरह दंत विद्या का प्रचार प्रसार है। अभी तो काफी डॉक्टरों को भी पता नहीं कि आयुर्वेद में दंत चिकित्सा है, तो दंत चिकित्सक बनते हैं। तो आप सबके माध्यम से सबको पता चले, ऐसी मेरी इच्छा है कि आप सब ऐसा दंत विद्या का, अपना आयुर्वेदिक परंपरागत जो विद्या है उसका प्रचार प्रसार के लिए भी थोड़ा बहुत आप किसी को बताओ कि भाई ऐसी कोई विद्या है। तो ये मैंने जो बताया है जालंधर बंद के बारे में और बाकी जो आयुर्वेदिक डेंटिस्ट की जो प्रैक्टिस होती है उनके बारे में, के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि सफिशिएंट मैंने बहुत आपका सबका समय लिया है। तो सबका धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और अपने जो आयुर्वेद विद्यापीठ के अध्यक्ष है माननीय देवेंद्र त्रिगुणा जी, और वंदना सिरोहा मैडम, राजेश भट्टाचार्य जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे ये वेबिनार में दंत चिकित्सा के बारे में बताने के लिए सबको मौका दिया। जय जगत, भारत माता की जय। जय धन्वंतरि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है सर ने ही ड्राइव डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सभी का उत्तर दे दिया है। अगर किसी और को और कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं इस मंच में। हाँ, नमस्कार सर। आपका नमस्कार। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है था। तो आपने बहुत बढ़िया बताया। हमारा 2-3 क्वेश्चन, आप बहुत क्वेश्चंस का आंसर खुद दे दिए हैं, फिर भी फिर भी हम 1-2 पूछना चाहते हैं सर। ये अगर मोलार टूथ में क्राउन नहीं, क्राउन टूट गया हो, रूट को ऐसा जालंधर बंद करके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो टूट गया है ना, तो पकड़ में नहीं आता है। तो मैंने इसलिए बताया, अगर रूट पकड़ में आने लायक है तो निकल सकता है, वरना मुश्किल होता है। हाँ, मतलब ये मॉडर्न वाला जो डेंटिस्ट है उसको फिर वो काट के पीट के फिर उसको ब्रेक करके निकालते हैं मैग्जिला को। वो देर तो लगती है, इसलिए उसमें ज्यादा देर चाहिए। तो उतने समय तक तो जालंधर में लगता नहीं, ऐसा लगता है, तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एडवर्टाइजमेंट आता है सेंसोडाइन ये सभी करने के लिए जो दंत हर्षण है, तो सेंसिटिव टीथ को वो आपके यहाँ कोई खास ये रेसिपी है क्या सर, वो दंत का वो जो सेंसिटिव का ट्रीटमेंट करने के लिए? ये पाउडर बनाता हूँ और हाँ, उसमें तिल तेल का मिक्स करके वो लगाने को बोलता हूँ। अच्छा। या तो सरसों का तेल भी चलता है, और वैसे भी तिल का तेल है वो दंत हर्ष के लिए, दंत हर्ष की जो चिकित्सा है उसमें बताया है तो सबसे श्रेष्ठ औषध है। काफी लोगों को मैंने ये दिया है, एक सिर्फ छोटी सी पुड़िया देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि तिल तेल में डाल के लगाओ। मेरे गुरुजी भी ये करते थे, तो उसमें तो बहुत रिजल्ट मिलता है। आपकी कोई भी सेंसिटिविटी की जो भी एलोपैथी पेस्ट वगैरह होगी उनसे भी बढ़िया रिजल्ट तिल तेल गंडूस का होता है। और तिल तिल को मुखवास के रूप में चबाते उनको भी उनका फायदा मिलता है। तो ये दंत हर्ष का चिकित्सा है वो आयुर्वेद में बहुत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा। तिल तेल का गंडूस, कोई भी ऑयल का गंडूस कर सकते हैं वो। आपको
बहुत रिजल्ट उसमें मिलेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो फिर आपसे मुलाकात होने के लिए ये इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इस विषय में तो सर आपने सभी कुछ क्लियर कर दिया है। तो हम इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे दंत वैद्य जयसुख मखवाना सर का, जिन्होंने हमको और जितने भी शिष्य जुड़े हुए हैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद में ये प्रोसीजर। इसी के साथ मैं आभारी हूँ हमारे गुरुजनों का, मेंटर्स का, पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुनाथ जी, डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम हमारी डायरेक्टर, और अजेश कोटेचा सर सेक्रेटरी, जो हमें हर इस कार्यक्रम में हमें प्रोत्साहित करते हैं। सभी गुरुओं का, शिष्यों का और जितने भी स्कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, जिनकी वजह से हम सफल होते हैं हर हफ्ते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, उन सभी का धन्यवाद। आरएवी के हर एक सदस्य, चाहे टेक्निकल टीम हो, बैक एंड टीम हो, जो हमेशा हमारे साथ काम करते हैं इस प्रोग्राम को निरंतर हर हफ्ते सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद। और अगला सेशन होगा 26 सितंबर को, जो होगा डॉक्टर दत्तात्रेय राव का। वो हमारे सीआरएवी गुरु है, क्षार सूत्र एक्सपर्ट है तिरुपति से, और वो अश्मरी के पैथोजेनेसिस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।